हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है पार्टीशन फंक्शन एंड पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को डिफाइन करना, जैसे एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी हो गई, गिब्स एनर्जी हो गई, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हो गया। इन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पार्टीशन फंक्शन को समझने से पहले हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझना होगा। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलता है कि आपके पास कोई अगर एनसेंबल है, उस एनसेंबल में बहुत सारे फेस सेल्स हैं, 1 2 3 4 आई फेस सेल्स हैं। उस आई फेस सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं Ni इक्वल्स टू GI e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा EI, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स है, जिसमें जो बीटा है, इस बीटा की वैल्यू 1/kT होती है, जहां की हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। हमें मालूम पड़ गया कि हमारे पास जो Ni शेल है, उस Ni शेल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर उस Ni सेल की हेल्प से अगर हमें आइडिया लगाना है कि टोटल जो हमारे एनसेंबल है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम इस Ni को समीशन कर देंगे ओवर द ith सेल। तो जब टोटल हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे सिग्मा Ni, तो हम यहाँ पर इस पूरी क्वांटिटी में सिग्मा लगा देंगे, तो मिल जाएगा हमें सिग्मा GI e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा EI। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम दो पार्ट पर डिवाइड कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस बीटा। इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस बीटा। अब e टू द पावर माइनस अल्फा पूरा कांस्टेंट होने की वजह से इसे समीशन से बाहर लिया जा सकता है, बिकॉज ये इस आई पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर EI आई पर डिपेंड करता है, GI आई पर डिपेंड करता है, पर ये इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है, तो सब बाहर कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद इस e टू द पावर माइनस अल्फा को हम n के डिवाइड में भेज सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा n बाई e टू द पावर माइनस अल्फा इक्वल्स टू समीशन i GI e टू द पावर माइनस बीटा EI। दिस इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन। यानी कि ये जो आपका n डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस अल्फा है, इस n डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस अल्फा को पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, और इसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा समीशन गोज टू i GI e टू द पावर माइनस बीटा EI। दिस इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन। अगर इसको मैं एक्सपैंड करूं तो मुझे मालूम पड़ेगा, मैं यहां पे 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा G1 e टू द पावर माइनस बीटा E1 प्लस G2 e टू द पावर माइनस बीटा E2, फिर 3 रखेंगे तो G3 e टू द पावर माइनस बीटा E3, फिर E4 E5 E6 सो ऑन, हमारे I तक जाएगा ये, तो GI e टू द पावर माइनस बीटा EI। तो इस तरह से हम पार्टीशन फंक्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं। पार्टीशन फंक्शन इंडिकेट्स दैट हाउ गैस मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फेस सेल इन एन एनसेंबल। तो लेटर से हमारे पास एक एनसेंबल है, तो हम यहाँ पे एक एनसेंबल बनाते हैं। एनसेंबल तो मान लेते हैं हमारे पास एक एनसेंबल है। ये एनसेंबल कोई सी भी हो सकती है, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। उसका लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। इस एनसेंबल में बहुत सारी सेल्स हैं, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 सो ऑन, सेल नंबर I, ऐसे करके बहुत सारे सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपका सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 है, ये सेल नंबर 4 है एंड सो ऑन, ये सेल नंबर I है। तो इस तरह का हमारे पास एक एनसेंबल है, उसमें I सेल्स हमने ली हुई हैं। इन जो आपका ये जो फर्स्ट सेल है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी E1 है, इसमें E2 एनर्जी है, इसमें E3 एनर्जी है, इसमें E4 एनर्जी है एंड इसमें EI एनर्जी है। और जो आपका ये जो सेल्स हैं ये सब डिवाइडेड है एनर्जी में, यानी कि जो E1 एनर्जी है ये भी बहुत डीजनरेट है, यानी कि बहुत से एनर्जी में स्प्लिट है, और E2 एनर्जी भी आपका एनर्जी में स्प्लिट है, E3 भी आपका एनर्जी में स्प्लिट है। जो आपकी E1 एनर्जी है उसकी डीजनरेसी G1 है, और जो आपका E2 एनर्जी है उसकी डीजनरेसी G2 है, ऐसे ही E3 वाले की डीजनरेसी G3 है। तो इस तरह से हम पार्टीशन फंक्शन को लिख सकते हैं कि जो आपका पहला सेल है उस पहले सेल में डीजनरेसी G1 है और e टू द पावर माइनस बीटा E1 आपका एनर्जी है। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में डीजनरेसी G2 है और एनर्जी कितनी है? E2 है। सो ऑन थर्ड की हम बात करें तो थर्ड में डीजनरेसी G3 है और एनर्जी E3 है। ऐसे हम I की बात करें तो यहां पर आपका डीजनरेसी GI है और एनर्जी EI है। तो पार्टीशन फंक्शन इंडिकेट करता है कि कैसे आपने गैस के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लो आपके पास स्कूल है और इस स्कूल में आपके मान लो 1000 बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में, तो आपका पूरा स्कूल एक तरह का क्या है? एक एनसेंबल है। आपका स्कूल एक एनसेंबल है और इस स्कूल में बहुत सारे क्या है? क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक, ये सभी के सभी आपके फेस सेल्स है। यानी माना क्लास 11, क्लास 12, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये सब क्या आपके फेस सेल्स है।
अभी फेस सेल फर्दर डिवाइडेड है, फर्दर डिवाइडेड मतलब जैसे क्लास 11 जो है आपका वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में डिवाइडेड है। ऐसे क्लास बी जो है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में डिवाइडेड है। क्लास 6 आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी में डिवाइडेड है। ऐसी जो आपकी क्लासेज है वो सब डिवाइडेड है, वो आपका है डीजनरेसी। मीन्स अगर आप मान लो आपके क्लास 11 के 4 सेक्शंस हैं, ए, बी, सी, डी, तो क्लास 11 की डीजनरेसी 4 हो गई। ऐसे ही आपका क्लास 12 के मान लो 3 सेक्शंस हैं, ए, बी, सी, तो क्लास 12 की डीजनरेसी 3 हो गई। और उन डीजनरेसी यानी जो आपके 11th ए है, उस 11th ए में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं। मान लो आपके क्लास 11th में 11th के ए पार्ट में आपके 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्लास 11 के बी पार्ट में आपके 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्लास 11 के सी पार्ट में आपके 10 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऐसे क्लास बी के एक पार्ट में आपके कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, सो ऑन। अगर हम सारे क्लासेस के स्टूडेंट को मिला दें तो हमें टोटल स्टूडेंट मिलेंगे 1000 स्टूडेंट। इसी तरह से क्या होता है, एक एनसेप आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1000 है, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे इस स्कूल के अंदर जो क्लासेस है, क्लासेस के जो सेक्शंस है, उस सेक्शन में कैसे वो नंबर्स डिवाइडेड होते हैं, कैसे वो स्टूडेंट डिवाइडेड होते हैं, ऐसे इसी असेंबली में जो आपके एनसेम्बल है उसमें जो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे आपके ईच सेल के कैसे डीजनरेसी में डिवाइडेड है, ये आपका पार्टीशन फंक्शन इंडिकेट करता है। अब इस पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से सबसे पहले हम एंट्रोपी को डिफाइन करेंगे, यानी कि एंट्रोपी को हम पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में डिफाइन करने वाले हैं। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एंट्रोपी हमारी होती है वो होती है S = K log ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मींस मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हमें जनरली प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है ये स्मॉल ओमेगा या कैपिटल ओमेगा। इसमें फर्क ये है कि ये जनरल प्रोबेबिलिटी है और ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी। यानी आप कह सकते हो कि ओमेगा मैक्स, ये वाला ओमेगा मैक्स जो है उसको कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस ओमेगा की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा हमारे पास है n फैक्टोरियल समीशन gi⁻ni डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो बाहर हमारे पास n फैक्टोरियल है, उसके बाद n फैक्टोरियल के बाद क्या है, देखो g1⁻n1 g1⁻n1 प्लस g⁻n2 डिवाइडेड बाय n2 फैक्टोरियल प्लस g3⁻n3 डिवाइडेड बाय n3 फैक्टोरियल। मान लो अगर हम पहले वाले फेस सेल की बात करें तो पहले फेस सेल में डीजनरेसी g1 है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 है, सेकंड वाले में g2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 है, थर्ड वाले में g3 है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n3 है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो मुझे देखना है कि G1 जो डिजनरेसी वाले कितने मॉलिक्यूल्स है, N1 है, तो G1 डिजनरेसी वाले N1 मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल प्लस G2 डिजनरेसी वाले N2 मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइडेड बाय N2 फैक्टोरियल प्लस G3 डिजनरेसी वाले N3 मॉलिक्यूल है डिवाइडेड बाय N3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। एंड GI डिजनरेसी वाले आपके पास Ni मॉलिक्यूल्स हैं, तो gi⁻ni डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय यहां पर है n फैक्टोरियल से। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। इसको हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लेक्चर भी उसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, बट हमें यहां पर यूज करना है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम इस समीशन वाले पार्ट का यूज करें, यानी कि क्या n फैक्टोरियल समीशन i गोज फ्रॉम gi⁻ni डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल, और दोनों साइड इसमें लॉग ले लें तो यहां मेरे पास मिलेगा लॉग ओमेगा, यहां मुझे मिलेगा लॉग ओमेगा, यहां मुझे मिलेगा लॉग n फैक्टोरियल प्लस फिर ये समीशन का साइन है, समीशन के अंदर आएगा log ni⁻gi माइनस log ni, बिकॉज ये दोनों डिवाइड में है, जब कुछ डिवाइड में होती है लॉग में उनको माइनस में अलग कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे log n फैक्टोरियल प्लस समीशन log gi⁻ni माइनस log ni। इस ni की पावर को हम आगे ला सकते हैं, ni को हम आगे लिख सकते हैं, तो हमारे पास आएगा सेम log ओमेगा log n फैक्टोरियल समीशन i, ni आगे आ जाएगा ni log gi माइनस log n फैक्टोरियल। अब यहां पर हम एक स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं। ये स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या फॉर्मूला होता है इसका, log n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n log n माइनस n। तो यहां log n फैक्टोरियल है, इसे हम लिखेंगे n log n माइनस n। समीशन आपका ऐसी रहेगा, ये आपका ni ऐसे रहेगा, log gi ऐसे रहेगा, फिर यहां पे भी हम फॉर्मूला लगा देंगे ni log ni प्लस ni। ठीक है, यानी हमने क्या करा, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। यहां पर आपका n होता है तो यहां पर n आएगा, अब यहां पर ni है तो यहां पर ni आएगा। नाउ इस समीशन को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो log ओमेगा को एज इट इज लिखा गया है, n log n को ऐसे लिखा गया है, माइनस n को ऐसे लिखा गया है, समीशन i को हमने ni log gi से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर समीशन i को हमने इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आपका एज इट इज है, समीशन i है ni ln ni है,
फिर इसमें भी हमने समीशन लगा दिया। नाउ हमने करना क्या है, इसे थोड़ा हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे आपका लॉग ओमेगा है, लॉग ओमेगा स्मॉल ओमेगा है, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर हमने ओमेगा को स्मॉल लिया हुआ है, मींस हमारे रैंडम कोई भी एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब मैं इसे कैपिटल ओमेगा में चेंज करूंगा, किससे चेंज करूंगा, कैपिटल ओमेगा में चेंज करूंगा, तो मैं मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी यूज करूंगा। तो उसके तब उस वक्त मुझे आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास होता है ni इक्वल्स टू gi e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा EI, इस तरह से आप लिखा सकते हो, और इस पावर को आप स्प्लिट कर सकते हो माइनस बीटा EI। तो मैं ni की जगह पर जैसे ये पुट करूंगा तो आपको जो प्रोबेबिलिटी है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। मीन जैसे आपको देखो, ध्यान से देखें यहाँ पर, जैसे आप इस ni के बदले, जो आपको ये ni दिख रहा है, इस ni के बदले जैसे आप gi e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा EI, यानी कि जैसे आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अप्लाई करेंगे, वैसे आपका जो स्मॉल ओमेगा है वो कैपिटल ओमेगा में कन्वर्ट, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, आपने प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम कर दिया, n log n को एडिटिव ध्यान दिया, माइनस n को फिलहाल एडिटिव ध्यान दिया है, वो बाद में कट के बताऊं कैसे कटा। माइनस n को आपने एडिटिव ध्यान दिया है, फिर समीशन ni log gi को आपने ऐसे लिखा हुआ है, फिर माइनस ni log ni के रख दिया आपने gi e टू द पावर माइनस अल्फा i। देखो समीशन ni क्या होता है, देखो जैसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, समीशन ni, अभी आपने बताया था कि कैपिटल n इक्वल्स टू समीशन ni, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये लिखा हुआ था, तो ये समीशन ni जो है वो कैपिटल n के इक्वल है, तो आपको जो समीशन ni है और कैपिटल n है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस में है वो प्लस में है, तो आपको बचा n log n प्लस ni log gi माइनस समीशन ni log ni के बदले रख दिया आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि gi e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा EI, ये आपने पुट कर दिया है। अब आपको इसमें थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि आपने इसको एडिटिव ध्यान दिया, इसको एडिटिव ध्यान दिया, समीशन ni log gi को आपने एडिटिव ध्यान दिया। अब समीशन जो ni इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर log m इंटू n, इसको अगर मैं अलग कर दूं, यहाँ पर e टू द पावर को अलग कर दूं, ये e टू द पावर ये gi हो गया, e टू द पावर माइनस अल्फा हो गया, e टू द पावर माइनस बीटा हो गया, इसको प्लस में अलग कर देंगे, तो मिलेगा हमको log gi, फिर log e टू द पावर माइनस अल्फा, फिर log e टू द पावर माइनस बीटा EI, यानी तीनों मल्टीप्लाई में थे, इन तीनों को प्लस में हमने अलग कर दिया विद द हेल्प ऑफ लॉग प्रॉपर्टी, log m इंटू n इंटू o इक्वल्स टू log m प्लस log o, ऐसा करके हमने अलग कर दिया है। उसका हम करने क्या है, हमें समीशन ni को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इसको एडिटिव द्वारा, इसको भी एडिटिव द्वारा, इसको भी एडिटिव द्वारा। अब करना क्या, समीशन ni को हमने पहले log gi से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर समीशन ni को हमने log e टू द पावर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर समीशन ni को हमने log e टू द पावर माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली कुछ नहीं करा, इसको अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ध्यान से यहाँ पर देखें, अगर हम, तो हमने एडिटिव को उतारा हुआ है, इसको एडिटिव उतारा हुआ है, इसको ध्यान से देखें, तो ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है सेम और पॉजिटिव साइन के होने का कट जाएंगे, समीशन ni log gi, समीशन ni log gi, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा समीशन ni log e टू द पावर माइनस अल्फा प्लस समीशन i माइनस भी लगा हुआ है ni log e टू द पावर माइनस बीटा EI। अब हम जानते हैं कि जो ये log e टू द पावर में है तो log e हट जाएगा, आपका माइनस बीटा EI बचेगा, ये आपका पार्ट लिखा हुआ log बेस e, फिर है e टू द पावर माइनस बीटा E। अब इसको आप जैसे आगे लाएंगे माइनस बीटा E को, तो आपका log बेस ई बनेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो आपका माइनस बीटा ई आएगा। कहने का मतलब ये है, इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा माइनस बीटा ई आई, माइनस बीटा ई आई, यानी कि ये है आपका माइनस बीटा ई आई, इसको हम लिखेंगे माइनस बीटा ई आई, माइनस बीटा ई आई, ये है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां पर आएगा समीशन एन आई, फिर बीटा, फिर ई आई। अब इस एक्सप्रेशन में जो आपका आई से इंडिपेंडेंट से कॉमन, जैसे कि इसकी बात करें, इसमें कहीं भी आई नहीं आता तो इसको आप बाहर ले सकते हो, तो हमारा ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। लॉग ई टू द पावर माइनस अल्फा को बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा समीशन एन आई। ऐसे इसमें ये आई पर डिपेंड है, ये आई पर डिपेंड है, ये आई पर डिपेंड नहीं करता तो बीटा को बाहर ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा आपका समीशन आई एन आई ई आई, समीशन आई एन आई ई आई, ये बच जाएगा आपका। नाउ इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास क्या होता है, समीशन एन आई ई आई, ये हमारा टोटल एनर्जी होता है, सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो इसके जगह हम सिस्टम की टोटल एनर्जी रख सकते हैं, तो बीटा ये हमारे पास ई बन जाएगा। और यहाँ पर ये आप जानते हो कैपिटल एन है, अभी बताया था मैंने, कैपिटल एन होता है, समीशन एन आई जो है कैपिटल एन होता है, तो समीशन एन आई के बदले हमें रखना कैपिटल एन, और समीशन एन आई ई आई ये हमारा टोटल एनर्जी होता है कैपिटल ई। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लॉग ओमेगा एन लॉग एन माइनस लॉग इंटू द पावर माइनस अल्फा, ये बन जाएगा कैपिटल एन प्लस बीटा, ये हमारा होता है टोटल एनर्जी ई हो जाएगा हमारे पास। में हम एन कॉमन ले सकते हैं, देखो जैसे मैं एन कॉमन ले लूंगा तो एन यहाँ कॉमन आ जाएगा मेरे पास, तो बाहर से एन लिखा हुआ है, यहाँ लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग
m बाई लॉग n हो जाएगा, तो log m बाई लॉग n हो जाएगा प्लस बीटा ई ऐसे रहेगा। अब देखो स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि हमने यहां पर जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सॉल्व किया था, हमने n लिखा था, समीशन ni लिखा था, फिर समीशन हमें लगाया था, ni की वैल्यू थी तुम्हारा gi e टू द पावर माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा ei थी, यहां पर आपका था ni, यहां पर आपका था टोटल n था, फिर हमने इस अल्फा को डिवाइड में किया था यहां पर e टू द पावर माइनस अल्फा, फिर हमने कहा z n अपॉन e टू द पावर माइनस अल्फा, हमारे पास z है तो हम n अपॉन e टू द पावर माइनस अल्फा के बदले z रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा फिर से बन गया n अपॉन e टू द पावर माइनस अल्फा, तो हमारा z बन जाएगा, दिस इज z, तो हमारे पास log ओमेगा आ जाएगा n log z प्लस बीटा e, दिस इज द ln ओमेगा, यानी कि log ओमेगा, जो यहाँ पर हम इसमें पुट कर हम आपका एंट्रोपी को फाइंड कर सकते हैं। ये वैसे रिलेशन जो है बोल्ट्जमैन्स एंट्रोपी रिलेशन, जिसको ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूं, लिंक मैंने आपका बटन पे दे दिया है। ओके, तो अब हम करना कुछ नहीं है, हमें s लिखना है, ऐसे k लिखना है, ऐसे ये log ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, तो ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा n log z प्लस बीटा e आ जाएगा, k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो k n log z प्लस k बीटा e। इस बीटा की वैल्यू क्या होती है, हम इस पर डिस्कस करते हैं, बीटा की वैल्यू 1/kt होती है, तो बीटा की जगह हम 1/kt रख देंगे, तो बीटा के 1/kt रखने पर k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा s इक्वल टू k n log z प्लस e बाई टी। हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस E इक्वल्स टू 3/2 NKT होता है, हमने यहाँ पढ़ा हुआ है ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, तो हम चाहे तो इस एनर्जी के बदले 3/2 NKT, वैसे तो हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, बट हम चाहें अगर इसको हमें एक स्पेशल केस लगाना है आइडियल गैस का, तो आइडियल गैस के लिए जो एनर्जी होती है वो 3/2 NKT होती है, तो आप चाहे तो यहाँ पर 3/2 NKT रख सकते हो, तो 3/2 NKT डिवाइडेड बाई टी, टी से टी काटोगे तो आपको मिलेगा k n log z प्लस 3/2 NK, दिस इज द स्पेशल केस फॉर आइडियल गैस। और ये हमारा फॉर्मूला है एंट्रोपी और पार्टीशन फंक्शन के बीच में, और अगर आपकी गैस आइडियल है तो एंट्रोपी और पार्टीशन फंक्शन के बीच उस केस में ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। अब सेकंड पार्ट हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू E माइनस टी एस। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमने जो एंट्रोपी का फॉर्मूला निकाला, इस एंट्रोपी का फॉर्मूले को उठाकर यहाँ पे S की जगह पर रख दो, तो हमारे पास F इक्वल्स टू आएगा E माइनस टी। S का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था NK log Z प्लस E बाई टी, तो हमने S की जगह रखा k n log z प्लस e बाई टी, फिर कुछ नहीं t को अंदर मल्टीप्लाई करना है, जब t को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बनेगा t k n log z, यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे खाली e बचने वाला है, तो अगर हम देखें ये e से e कैंसिल हो रहा है तो हमें f मिलेगा माइनस t k n log z, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को पार्टीशन फंक्शन z के टर्म्स में डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टोटल एनर्जी है, इस टोटल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला। तो एवरेज एनर्जी हमारे पास होती है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरेज एनर्जी हमारे पास होती है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और टोटल एनर्जी कितनी होती है, समीशन ni बताया था, समीशन ni। टोटल एनर्जी का जवाब दिया मैंने समीशन ni, और जो कैपिटल एन है आपका वो किसके इक्वल होता है, समीशन ni के इक्वल होता है। अभी हमने यूज किया था ये पहले ही, तो हमने दोबारा से यूज कर सकते हैं इसको हम। तो एवरेज एनर्जी हमारे पास टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी इतना होता है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करें तो ni की जगह हम जानते हैं, ni की जगह हम पुट कर सकते हैं gi e टू द पावर माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा ei, और इस ei को हमने एडजस्ट रहने दिया, और समीशन n की जगह हम पुट कर सकते हैं समीशन, वही बोल्ट्जमैन लॉ लगाओ, gi e टू द पावर माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा ei। देखो अब जो ये e टू द पावर माइनस अल्फा है ये कांस्टेंट है जो कि i से डिपेंड नहीं करता, ये भी i पर डिपेंड करता है, ये भी i पर डिपेंड करता है, ये भी i पर डिपेंड करता है, ये भी i पर, ये कांस्टेंट होने की वजह से ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हो आप। कैंसिल होता ही तुम्हारे पास बच जाएगा समीशन gi e टू द पावर माइनस बीटा ei डिवाइडेड बाई समीशन gi e टू द पावर माइनस बीटा ei बच जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन है, ये क्या है, पार्टीशन फंक्शन। यहाँ देखो आप लोग समीशन gi e टू द पावर माइनस बीटा ei को हम बोलते हैं n बाई e टू द पावर माइनस अल्फा, यहाँ पार्टीशन फंक्शन बोला जाता है। तो उसको मैं यहाँ पर जेड पुट कर सकता हूँ, तो मेरा पार्टीशन फंक्शन है, तो यहाँ मैंने जेड पुट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर जेड रखूंगा तो मुझे बन जाएगा एवरेज एनर्जी इक्वल्स टू समीशन gi e टू द पावर माइनस बीटा ei डिवाइडेड बाई पार्टीशन फंक्शन जेड। इस जेड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा z मल्टीप्लाई बाय एवरेज एनर्जी इक्वल्स टू समीशन gi e टू द पावर माइनस बीटा ei मल्टीप्लाई बाय ei। अब मुझे कुछ नहीं करना, इसे इक्वेशन एक मान लो, इसे इक्वेशन मान लो, कुछ भी x मान लो, दिस इज x इक्वेशन। अब मुझे करना क्या है, पार्टीशन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करता है मार्क करना है और वॉल्यूम को कांस्टेंट लेना है। तो पार्टीशन फंक्शन हमारे पास है z इक्वल्स टू gi e टू द पावर माइनस बीटा ei, समीशन यहाँ पे लगा हुआ है, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेक्चर में भी, और इसमें बताया था मैंने जो बीटा होता है वो होता है 1/2 kt, 1/kt, तो ei अपॉन kt, तो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, इस पार्टीशन फंक्शन को
टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। तो मैं पहले डेल जेड अपॉन डेल टी निकाल लेता हूं और वॉल्यूम को रखूंगा कांस्टेंट। तो समीशन जी आई तो मेरा कांस्टेंट, इसको ऐसे रहने देंगे समीशन जी आई को। टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है वाला पार्ट, तो डेल ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ट्रीटिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। अब डेल जेड अपॉन डेल टी हमें मिल जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में मिल जाएगा, जी आई समीशन है। और साथ में देखो तो यहाँ पर ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी का डिफरेंस ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी ही रहने वाला है। फिर हमें इसको और करना पड़ेगा, किसको, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर माइनस ई आई अपॉन के टी। तो जब माइनस ई आई अपॉन के टी को करोगे तो इसमें टेम्परेचर पर टी डिपेंड करता है, और 1/t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस 1/t स्क्वायर। तो 1/t के जगह हम रखेंगे माइनस 1/t स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। फिर जी आई आपका ऐसे रहेगा, अब ये हट जाएगा आपका, ठीक है। तो जी आई आपका ऐसे रहेगा माइनस माइनस प्लस ई आई अपॉन के टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। तो ये आपका डेल जेड अपॉन डेल टी निकल के एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं, हमने इस वाले पार्ट बीटा की जगह रख दिया 1/kt, ऐसा कर kt रख दिया। फिर हमने इस पार्ट को करा टाइम के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो कॉन्स्टेंट पार्ट ऐसी रहा, इसका हो जाएगा माइनस आपका आएगा ई आई अपॉन के टी 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये आपका एज इट इज रहेगा, ये पार्ट आपका एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। के टी स्क्वायर को मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो के टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू समीशन जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी मल्टीप्लाई बाय ई आई। इसको अगर हम देखें ये वाले पार्ट को, तो ये सेम है जो इसमें है, ये जो सेम है इसमें है, यानी कि इन दो इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो इन दो इक्वेशन का जो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो सेम है, समीशन जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी और ई आई। तो इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी इक्वल रहेगा, तो यानी हमें मिल सकता है यहां से जेड एवरेज एनर्जी इक्वल्स टू के टी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मिल सकता है। अब हम इसको ध्यान से देखें तो इस जेड को हम यहाँ पर डिवाइड भेज सकते हैं, इस जेड को उठाकर हम यहाँ डिवाइड भेज सकते हैं, तो जेड को हम जैसे डिवाइड में भेजेंगे तो ये एक्सप्रेशन में निकल के आ जाएगा एवरेज एनर्जी इक्वल्स टू के टी स्क्वायर बाय जेड डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे हम इस जो एक्सप्रेशन को, ये आपका क्या है, एवरेज एनर्जी दे रहा है, अगर मैं इसको पूरा साइड एन से मल्टीप्लाई कर दूं, एन से तो मुझे मिल जाएगा कैपिटल ई मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, देखो एवरेज एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन एन, हमें टोटल एनर्जी निकालना है, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जैसे ही मैं इसको दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगा। तो टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाएगा एन के टी स्क्वायर अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एन के टी स्क्वायर को एज लिख सकते हो, फिर आप कर सकते हो डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड, क्योंकि अगर आप जब लॉग जेड को डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग जेड का हो जाएगा 1/z, फिर जेड का अगेन करोगे तो डेल जेड अपॉन डेल टी निकल के आ जाएगा। मींस आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी नोट कर सकते हो, अगर मैं डेल टी अपॉन डेल जेड लॉग जेड निकालूं, यहां ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो लॉग जेड का डिफरेंशियल 1/z हो जाएगा, फिर जेड का अगेन करोगे तो डेल जेड अपॉन डेल टी हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम लिया हुआ है तो यहाँ पे भी कांस्टेंट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो जो आपका 1/z और डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि जो ये वाला 1/z डेल जेड अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि ये दोनों चीज इक्विवेलेंट होती हैं। हमारे पास ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आ गया, E इक्वल्स टू एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही हमारा एनर्जी और आपका जो पार्टीशन फंक्शन उसको रिलेट आपस में करता है, यानी कि एनर्जी की हम डेफिनेशन कर रहे हैं पार्टीशन फंक्शन के रेस्पेक्ट में। अब बात करें एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी हमारे पास होती है E प्लस पीवी, तो कुछ नहीं करना हमें, ये जो एनर्जी निकाली इसको रख दो यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा H इक्वल्स टू एन के टी स्क्वायर डेल टी अपॉन डेल जेड प्लस आर टी को एज इट इज रहने देना है, तो हमें मिल जाएगा एंथैल्पी का फॉर्मूला। अगर हमें गिब्स पोटेंशियल निकालना है तो गिब्स पोटेंशियल हमारे पास G इक्वल्स टू H माइनस टी एस होता है, जहां H हमने ऑलरेडी ये निकाल रखा है और S हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, एंट्रोपी ठीक है पीछे निकाली हुई है। तो अगर H की हम वैल्यू पुट करें, H की वैल्यू हमारे पास है एन के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी लॉग जेड प्लस आर टी माइनस टी को ऐसे रहने दे, और S हमारे पास एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी का हमारा रिलेशन है K लॉग ओमेगा, तो एंट्रोपी की जगह हम रख दें K लॉग ओमेगा। हमें पास डायरेक्ट एंट्रोपी की जगह ये भी पुट कर सकते हैं, एंट्रोपी हमारे पास K लॉग ओमेगा है और K लॉग ओमेगा की वैल्यू आ रही है K n लॉग जेड अपॉन K बीटा, हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। मींस हम चाहें तो इस एंट्रोपी की जगह डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो T आपका ऐसे रहेगा, एंट्रोपी आपका रहेगा K n लॉग जेड प्लस K बीटा, यानी हमने कुछ नहीं करा, हमने आपका एंथैल्पी का फॉर्मूला ये पुट कर दिया, पुट करने के बाद माइनस टी को ऐसे लिखा और एंथैल्पी का फॉर्मूला और एंट्रोपी का फॉर्मूला ये पुट कर दिया, यहाँ पर ये पुट कर दिया एंट्रोपी का फॉर्मूला। कुछ नहीं, अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अपना एच लिखा हुआ है, ये आर टी है, यहाँ टी को अगर हम अंडर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का टी के एन लॉग जेड माइनस यहाँ पे आएगा माइनस का टी
के बीटा ई, टी के बीटा ई। अब देखो यहाँ पर टी के बीटा ई आ रहा है, टी आ रहा है, के आ रहा है, बीटा आ रहा है, ई आ रहा है, और हम जानते हैं तो बीटा होता है कितना, 1/kT होता है, 1/kT होता है। तो KT KT कैंसिल हो, खाली ई बचेगा आपके पास, इसलिए यहाँ पर सिंपली आपके पास ई बचा हुआ है। और ये हमारे पास जो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, NKT² डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड प्लस RT माइनस टी के एन लॉग जेड माइनस ई। अब यहाँ पे हमें इस एनर्जी का फॉर्मूला और पुट कर देना है। एनर्जी हमारे पास ये है, इससे पुट करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हमारा देखो एन ऐसे लिखा हुआ है, KT² डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड ऐसे लिखा हुआ है, प्लस RT ऐसे लिखा हुआ है, माइनस टी के एन लॉग जेड ऐसे लिखा हुआ है। बट हमने एनर्जी का ये फॉर्मूला पुट कर दिया। एनर्जी का फॉर्मूला जो है NKT² डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसा करते ही ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, इस और हमें बचेगा G इक्वल्स टू RT माइनस टी के एन लॉग जेड। ठीक है, तो ये हमारा ये जो आपका गिब्स है, गिब्स पोटेंशियल है, उसका रिलेशन जो हो गया आपका पार्टीशन फंक्शन के साथ हो गया। ऐसी प्रेशर अगर हमें निकालना है तो प्रेशर हमारे पास होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि हमारे पास एफ है, फंक्शन जो हमारे पास है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन है। इस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन को हमें करना क्या, सिंपली हमें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करना है और हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना है। तो इसे अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट ले लें तो एक तो माइनस साइन ऐसे लिखा हुआ है। अब NKT तो कांस्टेंट है, ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, डिफरेंशिएट इसका होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो लॉग जेड को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर दो और टेम्परेचर कांस्टेंट ले लो, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस होकर ये हमें मिल जाएगा प्रेशर का फॉर्मूला। अगर हमें स्पेसिफिक हीट निकालना है तो स्पेसिफिक हीट होता है डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एनर्जी तो हमारी आई, ये हमारी जो एनर्जी है इसे हमें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और टेम्परेचर में डिफरेंशिएट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा CV की वैल्यू। तो इस तरह से हम पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ।